टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें? सबसे पहला काम टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करना होगा। सबसे पहला क्या होगा? तो जो भी आपके पास बिल्स आएंगे, एक्सपेंसेस के आएंगे, सबसे पहले उस एक्सपेंसेस के बिल से, जो भी एक्सपेंसेस बिल होंगे, है ना, ये एक्सपेंसेस बिल से आपको क्या करना है? ये चेक करना है कि आपका जो थ्रेश होल्ड लिमिट है ये आपका है कि नहीं। इसके हिसाब से सेक्शन वाइज क्या करेंगे? सेक्शन वाइज रेट से टीडीएस निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई प्रोफेशनल फी है, हमने सीए ने हमें क्या किया? एक कंसल्टेंसी फी का एक इनवॉइस दिया। कितने का दिया? मान लेते हैं कि सीए राज से हमें एक बिल मिला। बिल क्या मिला? उसका जो प्रोफेशनल फी था वो क्या था? प्रोफेशनल फी था वो क्या था? 50,000 का था। क्या था? 50,000 रुपया। मान लेते हैं कि नॉन जीएसटी अमाउंट हो। क्या हो? नॉन जीएसटी हो, जीएसटी नहीं हो, तो फिर 50,000 का बिल मिला है। तो क्या हम 50,000 का पेमेंट कर देंगे? नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये बिल हमें मिला है 15 अप्रैल को। कितने को? 15 अप्रैल 2023। इस डेट को बिल मिला था। हम अपने बुक में क्या एंट्री करेंगे? बुक में जो एंट्री करना होगा क्या एंट्री करेंगे? हम करेंगे प्रोफेशनल फीस डीआर। कितने से? 50,000 से। 50,000 से करेंगे, है कि नहीं? अब 2 करेंगे। अब ये क्या है? जो 194G का सेक्शन है, इसके लिए आपको ना टीडीएस का चार्ट पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा उन चीजों को। सेक्शन याद रखना पड़ेगा, किस सेक्शन में कितना टीडीएस का किस रेट से कटता है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। इसके लिए आपको अलग से चार्ट पढ़ना होगा। आपने पढ़ा भी है उसको। इस पे 10% का है, ठीक है। वो भी क्या है? 194J है। तो हमने क्या किया? टीडीएस पेबल। क्या किया? पेबल। कौन सा? 194J, ठीक है। जे में एक ए भी आता है और एक बी आता है। जे ए और जे बी। तो प्रोफेशनल के लिए हो जाता है कौन सा? जे बी। ये हो जाता है टेक्निकल के लिए। अब यहाँ पे 10% कटेगा तो कितना हो गया? 5,000। अब राज को कितना पे करेंगे हम? सीए राज को कितना पेमेंट करेंगे? 45। जो हमें पे करना होगा वो 45। तो हमारा एंट्री बुक करने का क्या तरीका रहेगा? 15 अप्रैल, ठीक है। अब हमने ये टीडीएस का अमाउंट अगर हमने डिडक्ट किया है, ये टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट किया है अगर मान लेते हैं, तो ये पैसा तो हमारा है नहीं। ये पैसा हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के चालान के थ्रू फिर जिसका पैसा हमने काटा है उसके परमानेंट अकाउंट नंबर में भेजना पड़ेगा। कौन से नंबर में? परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन। परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन। उसके पैन नंबर पे हमें ये भेजना पड़ेगा। उसके पैन पे जब हम भेजेंगे तो जब वो सीए राज है वो अपना इनकम टैक्स ओपन करेंगे, वहां जाएंगे, वहां पर 26AS एक फॉर्म आता है, वहां दिख जाएगा। और AISTAS में तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन 26AS में दिख जाएगा कि उनका हमने टीडीएस डिडक्ट करके चालान जमा करके रिटर्न फाइल कर दिया। हाँ, यही मैंने डिडक्ट किया और नहीं कुछ किया, तो ये नहीं दिखेगा। डिडक्ट किया, चालान पेमेंट करा दिया, फिर भी नहीं दिखेगा। तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, रिटर्न फाइलिंग। तब तक मान लेते हैं कि हमारे पास टीडीएस पेबल का हमारे पास लायबिलिटी शो कर रहा है, हमने चालान पेमेंट करा दिया। चालान कैसे पेमेंट कराते हैं? मान लेते हैं अप्रैल महीने का बिल है, तो मई यानी नेक्स्ट मंथ के 7th तक, टिल 7th तक आपको चालान पेमेंट कराना ही पड़ेगा। आपको वो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उससे लेट होते हैं तो 1.5% पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप लेट करते जाएंगे, इंक्लूसिव जिस मंथ का इनवॉइस होता है उस मंथ को भी 1.5% में कंसीडर किया जाता है। अप्रैल का है, मई में 7 तक करना था, 8 को कर रहे हैं, अब 1.5% नहीं, अब 1.5 into 2 यानी अप्रैल मंथ और मई मंथ 2 महीना हो गया, तो 3% फिर उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस पे? जो हमारा टीडीएस का अमाउंट है, इस वाले पे, समझ रहे हैं? इस वाले पे करना पड़ेगा। तो आपको अगर 15 अप्रैल का बिल है तो टिल आपको कब तक? 7 मई तक कराना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है। तो चालान जो पेमेंट होता है वो होता है मंथली,
क्या होता है? मंथली। ये हम 26Q की बात कर रहे हैं, 24Q नहीं। 26Q का मतलब क्या कि अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी की बात, कि सैलरी को हम अभी छोड़ के बात कर रहे हैं। अगर सैलरी का होगा तो हो जाएगा 24Q, ये क्या हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा। तो हम अदर देन सैलरी का भी बात कर रहे हैं, इसको छोड़ के कर रहे हैं, इसको हम छोड़ देते हैं 24Q को छोड़ के। तो ये हमारा सैलरी वाला नहीं है, अदर देन सैलरी है। तो इसके लिए हमें चालान मंथली होगा, रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली होगा। रिटर्न फाइलिंग क्या होता है? क्वार्टरली। एक क्वार्टर जैसे अप्रैल मई जून, जो पहला क्वार्टर होगा Q1, उसको क्या बोलते हैं हम? अप्रैल मई एंड जून, ये हो गया एक क्वार्टर। फिर दूसरा क्वार्टर होगा तो जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ठीक। ऐसे तीसरा क्वार्टर, हर एक 3-3 महीने का क्वार्टर होगा। लेकिन चालान पेमेंट मंथली। अब चालान पेमेंट मंथली तो उसका तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, उसका तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ये चीज। अब रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, है कि नहीं? अब रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि जब भी हमको ये चीज ध्यान देके चलना है कि अभी तो हम चालान पेमेंट करा रहे हैं, अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास पे कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट को ये ना लगे कि हम उसका पैसा पे नहीं कर रहे हैं लेकर भाग ना जाए। तो गवर्नमेंट के लिए बोलती है कि भैया एकदम महीना हुआ, 1 महीना पेमेंट करो, हमारे पास पड़ा रहेगा, जब जरूरत होगा ना उस चालान में से निकाल के रिटर्न फाइल कर देना, तब तक मेरे पास, तब तक मेरे पास। वो क्या करती है? टीडीएस अमाउंट मेरे पास तब तक। चालान इसलिए जमा नहीं तो हमें बोलते हैं 3 महीने पे कराओ, लेकिन हम नहीं कराते हैं, हमें हर महीने कराना पड़ता है। और कहाँ जमा हो जाता है? पोर्टल पे जाके जमा रहता है। पेबल खड़ा किया, बुक में लायबिलिटी, बैंक से पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया बैंक से, तो पेबल तो खत्म हो गया ना, खत्म, बुक से खत्म हो गया। लेकिन आप ये बताइए कि किस कोई चालान आपके लॉगिन आईडी पे, लॉगिन आईडी कहाँ होता है? 10 से होता है कि नहीं? तो 10 होता है, ठीक है, 10 से। तो उससे हम लोग क्या करते हैं? ट्रेसेस पे एक आईडी बनाते हैं अपनी कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम पे ट्रेसेस से बनता है। मान लीजिए कि आपके बुक्स में 5,000 रुपया का पेबल था और बैंक से आपने पेमेंट कर दिया, तो खत्म, जीरो। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो अमाउंट ट्रेसेस पे दिखता रहेगा, चालान हमारा दिखता ही रहेगा हमेशा के लिए। क्या दिखता रहेगा? बैलेंस, अनकंज्यूम्ड बैलेंस के नाम से। किस नाम से दिखता है वो? अनकंज्यूम्ड। अनकंज्यूम्ड का मतलब क्या है? वो चालान कंज्यूम नहीं हुआ है। जब चालान कंज्यूम नहीं हुआ तो पैसा तो हमारा ही है अभी भी ना। जब तक यूज नहीं हुआ तब तक उसको किसी भी के साथ हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीए राज के साथ ही कर सकते हैं, सीए दीपक होगा उसके इंटी के साथ हम यूज कर लेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब अगर इनडायरेक्ट रूप से अगर हम देखें ना तो वो पैसा भी हमारा ही है, भले हमने गवर्नमेंट को दे रखा है लेकिन हमारे पोर्टल पे वो दिख रहा है। क्यों हम उसको मानते हैं कि हमारा पैसा है? क्योंकि सीए राज के नाम से तो चालान जमा कराया, लेकिन राज का रिटर्न ना फाइल करके कोई दूसरा आदमी है उसके टीडीएस के साथ उसको फाइल करके राज का नहीं किया। अगर नहीं करेंगे नॉन कंप्लायंसेस आ जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंसेस। इसलिए क्या लोग समझते हैं कि पैसा तो हमारा ही है बट इसे यूज करना पड़ेगा। जब तक हम यूज नहीं करेंगे वो अनकंज्यूम्ड बैलेंस के नाम से दिखता रहेगा हमारे ट्रेसेस वाले पोर्टल पे, हमारे लॉगिन पोर्टल पे, ठीक है, हमारे कंपनी के पोर्टल पे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि चालान जब भी पेमेंट कराते हैं तो हमारा जो लॉगिन बना होता है, हमारा जो 10 से आईडी होता है, उस 10 वाले पे हमारा वो अनकंज्यूम्ड नाम से दिखता रहता है। किस नाम से? अनकंज्यूम्ड बैलेंस, कि हमारा कंज्यूम नहीं हुआ है। जब कंज्यूम नहीं हुआ है तो बैलेंस वहां पड़ा है, तब तक के लिए हमारी संपत्ति होगी। लेकिन बुक्स में तो लायबिलिटी खत्म, बुक्स में तो ना संपत्ति दिख रहा है ना लायबिलिटी दिख रहा है, तो वो बैंक से पेमेंट कर दिए। लेकिन रिटर्न फाइल नहीं है तो वो बैलेंस हमारे बुक में दिखाना पड़ेगा बाद में जाके कि नहीं हमने यूज नहीं किया तो बैलेंस हमारे पास ऐसे ही पड़ा है। अब वो कैसे दिखाएंगे? वो भी केस है ना। अब मान लीजिए टीडीएस पेबल था उसका, है ना, रिटर्न फाइल नहीं किए तो ये एंट्री में हटाना पड़ेगा, तब टीडीएस नहीं दिखाना पड़ेगा। तब दिखाएंगे प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट टू राज 50,000। आप 50,000 जैसे दिखाएंगे तो 5,000 का पेंडिंग, 45,000 पे किए थे तो 5,000 पेंडिंग दिख जाएगा, तो वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और टीडीएस का जो पेमेंट हमने किया हुआ था वो 5,000 रुपया का हम दिखाएंगे तो हमारे पास बैलेंस पड़ा है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया तो डीआर बैलेंस दिख रहा है, यानी एसेट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमारे जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना, क्या बनता है पंकज जी? ये क्वेश्चन तो और ये भी बनता है ना कि क्या हम सीए जो राज है, राज, क्या उस सीए राज का हम टीडीएस काटने के लेवल है, क्या काट सकते हैं? ये क्वेश्चन है, क्या काट सकते हैं? सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, अगर काट सकते तो सबसे पहला कंसर्न क्या होगा हमारा कि जो हमारी बिजनेस है, जो हमारा एंटिटी है, क्या उसने 10 ले रखा है या नहीं, 10 है या नहीं। अगर नहीं तो टीडीएस नहीं कटेगा।
टीडीएस नहीं कटेगा। अगर है तो टीडीएस कटेगा, टीडीएस हम काटेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हमें ये ध्यान रखना, कहीं जाएंगे बिल आया, अब हम जॉब करने जा रहे हैं, कोई बिल आया हमने फटाफट डिडक्ट कर लिया। अरे भाई पहले रुक तो जाओ, पहले ये तो पता कर लो कि वहां पे क्या क्या है। तो जाते ही आप जिस कंपनी में करेंगे उसका प्रॉपर एक्सेल में आप बना लेंगे, कंपनी का पूरा हिस्ट्री यानी पूरा का पूरा डिटेल, कंपनी का नाम, कंपनी का सीन, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पैन, सारा टैन उसका पूरा कर लेंगे। उसका एमएसएमई में नंबर है तो एमएसएमई ले लेंगे, स्टार्टअप है तो स्टार्टअप, सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है कि इस कंपनी का क्या क्या सर्टिफिकेट है, कौन कौन से लाइसेंस उसने ले रखे हैं, अगर फूड का काम करते तो फूड लाइसेंस कौन कौन सा है, ये सारी चीजें आपको नजर रखनी पड़ेगी। उसका एक्सपायरी क्या वो रिमाइंडर लगा कर रखना पड़ेगा कि 10 दिन पहले हमें रिमाइंड कर दे कि एक्सपायर हो जाएगा या महीना दिन पहले। ठीक है, ये सारा चीज आपको प्रॉपर पहले बना रखना पड़ेगा। जिस इंडस्ट्री में आप जाएंगे उस रिलेटेड जो भी लाइसेंस होगा उसको सबसे पहले आपका क्या काम होगा, एक एक्सेल में बना कर रखना कि उसके पास क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए। ऐसा भी है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री जिनको पता नहीं होता क्या होना चाहिए, तो आप किसी से गाइड लेंगे, सीए से गाइड करेंगे, किसी से भी गाइड ले सकते हैं और उनसे पूछ के आप ये पता करेंगे आखिर इस कंपनी के लिए क्या क्या होगा जो नॉन कंप्लायंस ना हो, कंप्लायंसेस हो उसके, कि ये लाइसेंस लेना जरूरी है, ये लाइसेंस। तो इसलिए सारा चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टैन है कि नहीं है। अगर टैन नहीं है और कोई भी एंटिटी या कोई भी बिजनेस अगर टैक्स ऑडिट में आ जाती है, क्या उसका लिमिट टच करेंगे टैक्स ऑडिट के लिए? टैक्स ऑडिट के लिए भी मैंने बताया हुआ था पहले, उसकी जिक्र नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो टैन जैसे है ना, उस जिसका टैक्स ऑडिट होगा उसका टैन लेना जरूरी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तो भी टैन लेंगे, पार्टनरशिप होगा तो भी टैन लेंगे, एचयूएफ होगा तो भी टैन लेंगे, मतलब टैक्स ऑडिट हुआ तो उसका टैन लेना जरूरी हो जाएगा। अब टैन किसको पहले से मिलता है? कंपनी को। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उससे पैन और टैन पहले ही अलॉट हो जाते हैं, तो वहां पर टैन अप्लाई करना जरूरी नहीं होता है। इसलिए किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर हम टीडीएस काटने के लिए लेबर तक काट लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टैन है। ठीक है, लेकिन अदर देन जो कंपनी है वहां तो देखना पड़ेगा कि वहां टैन है कि नहीं है। ठीक है, तो कंपनी और एलएलपी के पास टैन आते हैं, उसके अलावा टैन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा केस था यहाँ पर कि टैन होगा तो हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब चलेंगे कि डिडक्टर डिटेल्स पे। डिडक्टर डिटेल्स जब भी आप बनाते टाइम हम क्या करेंगे? डिडक्टर डिटेल्स हमारे जरूरी है ना डिडक्टर डिटेल्स करना। डिडक्टर डिटेल्स कौन होते हैं? डिडक्टर मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, जो ऑनर है, जो कंपनी है खुद, ठीक है, वो डिडक्टर होगा। उसका क्या क्या चाहिए हमको? उसका नाम आप एक्सेल में बनाकर रखेंगे। क्यों रखेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, नाम रखेंगे उसका, फिर उसका एड्रेस क्या होगा, फिर उसका कम्युनिकेशन का जो ईमेल होगा वो ईमेल, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर और जो कॉन्टेक्ट होगा वो मोबाइल नंबर। ठीक है, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, पैन और टैग, इतना तो आपके लिए जोड़ी हो जाएगा, ये चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्या देखेंगे? रिस्पॉन्सिबल या तो डायरेक्टर होता है या किसी को ऑथराइज कर दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा, अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन का क्या देखना है? सेम, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर जो होगा, ठीक है, और पैन का नहीं देखना है, या इसका पैन, इतना हमें देखना है। ये हमें पहले बना के रख लेना पड़ेगा, पूरा हमें बना के रख लेना पड़ेगा। एड्रेस में स्टेट सब आ गया है, जो भी उसका होगा सब, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आपको इतना चीज आपको बना के रखना पड़ेगा। ये हमारा डिटेल किस चीज के लिए हम कर रहे हैं? टीडीएस के लिए। हम टीडीएस के वर्किंग के लिए कर रहे हैं कि ये डिटेल हमारा चाहिए होगा। फिर हमें चाहिए होगा क्या चीज का? डिडक्टी का डिटेल, है ना। डिडक्टर कौन? जो टीडीएस डिडक्ट करता है। और डिडक्टी कौन? जिसका कटता है। जैसे हमने सीए राज का डिडक्ट कर लिया अमाउंट, ठीक है। और डिडक्ट करने के केस में भी एक चीज है कि आपको देखना है कि पहले आप पेमेंट कर रहे हो, पहले इनवॉइस कहा जाता है कि पेमेंट एंड इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, कि दोनों में से जो पहले हो। अगर इनवॉइस पहले मिल रहा है तो उस टाइम में टीडीएस काट लेंगे। अगर पेमेंट पहले जाना है तो पेमेंट करते टाइम ही टीडीएस को डिडक्ट कर लेंगे, वहां से अमाउंट हम डिडक्ट कर लेंगे टीडीएस के रूप में, ठीक है। तो डिडक्टिव का डिटेल्स जब भी होगा तो डिडक्टिव डिटेल्स में आपको कैसे बनाना पड़ेगा? डिडक्टिव डिटेल्स तो हर महीने बनेगा, क्योंकि हर महीने बिल आएंगे और हर महीने आपको देखना पड़ेगा। जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट टच करा उसका भी काटो, आज जिसका नहीं हो रहा है उसका भी मेंशन कर दिए। क्यों कर देंगे हम, बताइए? फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि टैक्स ऑडिट के टाइम में ये पूछता है
कि आपका कौन कितना ऐसा एक्सपेंस है जिसपे आपने टीडीएस काटा और कितना एक्सपेंस ऐसा है जो थ्रेशोल्ड लिमिट को टच नहीं किया और टीडीएस आपने नहीं काटा। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक ही सीट अगर बना हुआ जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट टच नहीं कर रहा, उसका टीडीएस नहीं काट रहे, तो हमें देखने में आसानी हो जाएगी, तो बनाने के लिए ठीक है। अब ये भी एक्सपेंस मत डाल दीजिएगा कैश पेमेंट किए हैं चाय के लिए कॉफी के लिए, वो नहीं, जो टीडीएस से रिलेटेड है सर्विस, जो एक्सपेंसेस है, जो टीडीएस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, जैसे प्रोफेशनल फी, लीगल फीस, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, आपका कमीशन हो गया, ये सारे जो एक्सपेंस है टीडीएस से रिलेटेड उसका। अब चाय कॉफी के लिए कैश पेमेंट करें, वो तो टीडीएस से रिलेटेड नहीं है ना, तो उसको नहीं डालेंगे। जो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसके लिए हम सीट बना कर रखेंगे कि किसका थ्रेशोल्ड लिमिट टच किया जिसका हमने टीडीएस काटा, और किसका थ्रेशोल्ड लिमिट टच नहीं किया जिसके कारण से हमने टीडीएस नहीं काटा। ठीक है, डिडक्ट किया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, पहले तो सीरियल नंबर एक्सेल जो बनाएंगे, सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोचिए, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा डेट, है ना, फिर आपको डेट, फिर नेम। नेम में एक चीज ध्यान रखिएगा, नेम में एक केस होता है। नेम में क्या है कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, अब मान लीजिए ये राज है, उसने अपने फर्म का नाम रख रखा है राज एंड एसोसिएट्स। ठीक है, और उसका नाम है राज शर्मा, उसका क्या नाम है, राज शर्मा। अब वो जो पैन देगा तो पैन का चौथा लेटर एस होना चाहिए, है ना, शर्मा है ना, शर्मा में सब नाम, जैसे राज शर्मा लिखा, क्या राज शर्मा, ये एस जो है ये क्या हो गया, सरनेम का पहला लेटर हो गया। तो पैन नंबर में क्या बताता है, जो पैन है हमारे पास, वो पैन में जो चौथा लेटर होता है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है सर। चौथा बताता है आपका कि आपकी इंडिविजुअल है या क्या है। पांचवा लेटर बताता है आपका कि सरनेम क्या है। ठीक है, पांचवा लेटर, तो पांचवा लेटर जो है आपका वो आपका मैच नहीं करेगा सरनेम से, सीधी सी बात है कि नहीं। तो जब सरनेम को मैच नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगी ना, है कि नहीं। वो यहाँ लिखा है राज शर्मा और पांचवा लेटर आपका जो है शर्मा ने लिखे, वहां पे मान लेते हैं कि यहाँ लिखा है आपने राज एंड एसोसिएट्स, यहाँ पर ए आ गया सरनेम में, जैसे आपने फिल किया तो ए आ गया, जब तो उसके पैन में क्या आ रहा है, एस आ रहा है पांचवें नंबर पे, है ना, पांचवा लेटर एस, ये एस इससे मैच ही नहीं कर, ये बोल रहा है, ये बोलेगा बार बार एरर में बताएगा कि नहीं आपका जो है ना फिफ्थ लेटर वो मैच ही नहीं कर रहा है, फिफ्थ लेटर आपका मैच ही नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने नाम में क्या लिख रखा है, राज एंड एसोसिएट्स, ए आ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, पैन से पता चल जाएगा कि वो इंडिविजुअल है कि कंपनी का पैन है। अगर प्रोप्राइटरशिप का पैन है तो तुरंत उसको बोलेंगे कि सर आप अपना नाम जो है वो मुझे दे दीजिए या पैन कार्ड दे दीजिए मुझे कॉपी उसकी, ताकि मुझे ये तो पता चल जाए कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है, क्योंकि इससे तो पता चल ही नहीं रहा है कि राज एंड एसोसिएट से पता नहीं चल रहा है। तो हमें जैसे उनका नाम पता चला राज शर्मा है तो हमें नेम के पास राज शर्मा लिखना पड़ेगा, या बिलिंग नाम लिखते हैं अगर राज एसोसिएट्स तो यहाँ पे एक एलाइज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एलाइज। ये या तो नाम में आप लिखिए राज एसोसिएट्स, मान लो लिख दिया कि राज एंड एसोसिएट्स, आप ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, राज शर्मा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें राज शर्मा लिखना है उसमें। ठीक है, और या तो एलाइज में लिखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, यही लिख देंगे। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ब्रैकेट में लिख लीजिए या तो एलाइज का ही एक कॉलम बना दीजिए, उसमें प्रोप्राइटर का नाम लिख दिया कीजिए। ठीक है, डेट नेम एलाइज। ठीक है, अब मैंडेटरी चीज क्या है, पैन, क्योंकि जो भी टीडीएस रिटर्न फाइल होगा इसी बेस पे चलेगा, क्योंकि पैन पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा नहीं तो पैन नंबर चाहिए ही चाहिए होगा। और जिसका पैन नहीं होता ना उसका 20% टीडीएस कटता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसका पैन नहीं हो उसका कितना परसेंट, उसका 20% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को चालान जमा करना पड़ेगा। 20% टीडीएस डिडक्ट करके चालान जमा करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो सीरियल नंबर, डेट, नेम, एलाइज, पैन। ठीक है, अब चलते हैं हम किस चीज में, अब हमारा होगा सेक्शन, कि कौन से सेक्शन हमने काटा। अब होगा रेट, कि टीडीएस का रेट क्या। ठीक है, अब होगा हमारा बेसिक वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू होगा, तो बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब बेसिक वैल्यू क्या हो गया। ठीक है, बेसिक वैल्यू मतलब कि जो अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू हो सकता है या नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है। ठीक है, जो बेसिक वैल्यू जो हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट है, जो हमारे एक्सपेंसेस का, यानी प्रोफेशनल फी कितना चार्ज कर रहा है वो एक्सपेंस का अमाउंट बेसिक वैल्यू, उस पर आप जीएसटी चार्ज करेगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये बेसिक वैल्यू हो जाएगा हमारा। फिर जैसे बेसिक वैल्यू होगा तो टीडीएस का अमाउंट होगा ना,
तो हमारा होगा टीडीएस अमाउंट। टीडीएस अमाउंट कैसे होगा? टीडीएस अमाउंट कैसे होगा? टीडीएस अमाउंट होगा इस रेट के हिसाब से, इससे हम डिडक्ट कर लेंगे, बेसिक वैल्यू को रेट से करेंगे, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा टीडीएस अमाउंट, ठीक है यार। फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी बन सकता है कि नहीं? फिर अब क्या हो सकता है? इंटरेस्ट हो सकता है। तो जो इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा? 1.5% पर मंथ अगर आप डिले पेमेंट कर रहे हैं तो, है कि नहीं? तो इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? चालान, यहाँ तो टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल अमाउंट। यहाँ पर आप टोटल अमाउंट कर लेंगे। टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट मतलब टीडीएस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ये टोटल अमाउंट, वो नहीं, बेसिक नहीं, हमको टीडीएस का काम करना है, ठीक है, टोटल अमाउंट। फिर चालान अमाउंट, ठीक है, चालान नंबर, चालान नंबर और चालान डेट, ये आपके पास होना चाहिए। अब कितना कॉलम हो गया? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है, 13 14 इतने आपके हो सकते हैं। तो इतने कॉलम बना के आपको एक्सेल बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हर महीने जो भी एक्सपेंसेस आएंगे जिसमें टीडीएस कटेंगे, हम फटाफट इसमें एंट्री फीड करके रख लिया करेंगे, ताकि हम क्यों रख रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो उस टाइम में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस टाइम में, ठीक है। तो डिडक्टर डिटेल्स, डिडक्टिव डिटेल्स, ठीक है। डिडक्टिव कितने तरह के हो सकते हैं? जो टीडीएस का रिटर्न होता है या चालान पेमेंट होता है, उस चालान पेमेंट में डिडक्टिव को 2 पार्ट में बांट दिया है। कौन सा? कंपनी डिडक्टिव और नॉन कंपनी डिडक्टिव। अब कंपनी डिडक्टिव मतलब जैसे पूछता है ना कंपनी डिडक्टिव, तो मतलब क्या कि डिडक्टिव जो है वो कंपनी है, क्या है? कंपनी। और नॉन कंपनी अदर देन कंपनी डिडक्टिव। तो अदर देन जो कंपनी होगा वो कौन सा हो गया? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, ये सारे क्या हो गया? अदर देन कंपनी डिडक्टिव हो गए। तो वहां ये मत कंफ्यूज हो जाना चाहिए आप लोगों को चालान पेमेंट के टाइम में कि डिडक्टिव जो बोला है कहीं हमारे बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं, डिडक्टिव के बारे में, जिसका हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं ना, जिसका हम अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं टीडीएस के रूप में, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या वो कंपनी डिडक्टिव है या नॉन कंपनी डिडक्टिव है, ये पूछता है वहां पे। तो वहां पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे डिडक्टर के बारे में पूछ रहा है। डिडक्टर तो हम खुद, हमारे बारे में क्यों पूछेगा? जब हम खुद हमारे टैन से हम चालान जमा कर रहे हैं, हमारे टैन से चालान जमा होता है ना, तो टैन तो हमारा है, हमारे टैन से हम चालान जमा कर रहे हैं, तो हमारे बारे में क्यों पूछेगा? हमारा सारा डिटेल उसके पास है कि नहीं? तो चालान जमा करते टाइम हमारा सारा, हम तो कंपनी है कि नॉन कंपनी उसको पता ही है, टैन डालते उसको पता चल जाएगा। सामने वाला जिसका हम डिडक्ट करें उसका पूछता रहता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर लेंगे, ये चीज कर लेंगे इतना। इसमें कंपनी डिडक्टिव का नाम आएगा। हाँ, कंपनी डिडक्टिव जैसे आएगा ना आपका, तो आपको चालान के टाइम में तो कोई डिटेल जाता नहीं है। चालान के टाइम में तो बस ये आपकी सीट के अकॉर्डिंग होगा। सीट के अकॉर्डिंग कैसे होगा? जिसका चौथा लेटर होगा सी, वो समझ जाएंगे कंपनी, और जिसका चौथा लेटर नहीं होगा सी, उसको हम समझेंगे अदर देन कंपनी। अब चौथा लेटर लाएंगे कैसे? एकदम साइड में जाएंगे, एक लेफ्ट का फॉर्मूला डालेंगे, लेफ्ट से काउंट कर देंगे कि कितने नंबर पे सी आता है, ये समझे? लेफ्ट पैन नंबर सर्च करेंगे, कॉमा, चौथा लेटर है ना, 4 लिख के एंटर कर देंगे, तो अपने आप सी लिख देगा वो। इस तरह का कभी लाना हो, बीच वाला नंबर, साइड वाला नंबर, दाया नंबर, बाया नंबर, तो उसके लिए 3 फॉर्मूला एक्सेल में, लेफ्ट, राइट और मिडिल वाला, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल। इससे आप यूज कर सकते हैं कि बीच वाला कोई उठाना है या साइड का उठाना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डिडक्टर और डिडक्टिव इतना तक तो कंप्लीट है। सबको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। हाँ बताइए। तो कंपनी डिडक्टिव के हम जो सेल में आएंगे, हाँ, तो उसमें जो एक अलाइज वाला कॉलम था, उसमें भी नाम चाहिए। कौन सा? एलाइज वाला? अगर है तो डालिए, तो ब्रैकेट में आप डाल दिए। मैंने कहा ना कि एलाइज आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट में आप जैसे बिजनेस का नाम, ब्रैकेट में प्रोप्राइटर का नाम, सब जगह नहीं होगा, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप वाले में ही होगा और किसी में नहीं होगा। कंपनी में, कंपनी का सेम नाम होता है, उसमें एलाइज है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, है कि नहीं? तो उसमें नहीं कोई इशू। सिर्फ प्रोप्राइटर वाले में वो मिसमैच करता है पैन, और दूसरी जगह नहीं करता है। सिर्फ प्रोप्राइटर वाले में बोलता है कि नाम मैच नहीं कर रहा है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए ये? उसके बाद आपके पास होना चाहिए चालान डिटेल। क्या होना चाहिए? चालान चालान डिटेल्स।
चालान डिटेल्स तो मैंने पहले ही बनवा लिया, कहाँ पे, मैंने डिडक्टिव की लिस्ट में ही बनवा दिया कि ये चालान से इतने लोगों का हमने पेमेंट किया। अब 5 लोग हैं तो 5 का अलग अलग चालान से पेमेंट करेंगे, एक महीने में 5 लोग हैं तो 5 का एक साथ ही हम बल्क में पेमेंट कर देंगे। कंपनी डिडक्टिव और नॉन कंपनी डिडक्टिव को छांटना है उसमें और हम पेमेंट कर देंगे, है कि नहीं। तो चालान डिटेल्स आपको मिल जाएगा वहां से, आप कंप्लीट, हाँ वहां से, ठीक है। जब चालान डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ये सारा हम प्रोसीजर जो कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, हमें क्या क्या चाहिए, ये सारा प्रोसीजर किसके लिए है, रिटर्न फाइलिंग के लिए। फिर आपको करना पड़ेगा CSI फाइल। कौन सा, CSI फाइल। CSI मतलब क्या होता है, चालान स्टेटस इंक्वायरी। जो आप पेमेंट करते हैं ना चालान, मान लीजिए, ठीक है, आप चालान कोई पेमेंट करते हैं, चालान जब पेमेंट करते हैं तो हम तो चालान पेमेंट करके अपने पास रख लेते हैं, और फिर जब हम TDS बनाते हैं और हमारे पास मान लीजिए कि ऑनलाइन यूटिलिटी है ही नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, हम तो ऑफलाइन बना रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है कोई भी, कंप्यूटेक्स, जीनियस, KDK सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे, तो हम ऑफलाइन कर रहे हैं। तो ऑफलाइन में तो पता ही नहीं चल पाएगा कि हम चालान नंबर गलत लिख रहे हैं कि सही। हमने टाइप कर दिया अपने अकॉर्डिंग, रिटर्न में डाल दिया, फाइल हो गया, कुछ दिन बाद डिफॉल्टर हो गया। इनकम टैक्स में कुछ लोग क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करने टाइम में डाल देंगे, कुछ को चालान डाल दिया, 1 महीना बाद पता चला कि डिफॉल्टर हो गया, क्यों, क्योंकि चालान नंबर गलत डाल दिया था। तो वो नहीं करना है। क्या करना है हमें कि जो TDS में जैसे चालान है ना, तो TDS बहुत साथी है, वो आपको ना गलत चालान नंबर से जाने ही नहीं, बढ़ने नहीं देगी आगे। वो बोलेगी ना अभी तो एक प्रोसीजर और है, तो पूछता है क्या, बोलता है कि CSI फाइल डाउनलोड कीजिए। कहां से होगा CSI फाइल डाउनलोड, E-फाइलिंग के वेबसाइट से। कहां से, E-फाइलिंग के वेबसाइट से। E-फाइलिंग के वेबसाइट से होगा डाउनलोड। इसको हम इनकम टैक्स से करेंगे। कहां से करेंगे, इनकम टैक्स का वेबसाइट है। E-फाइलिंग किसका वेबसाइट है, इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स एकदम लेफ्ट साइड में होम होता है लिखा हुआ, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो बहुत सारे होते हैं कि आपका टैक्स का स्टेटस देखिए, ITR का स्टेटस देखिए, बहुत सारा चीज, नो योर टैन। उसके एकदम नीचे में जो है ना लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, CSI फाइल। CSI फाइल डाउनलोड। CSI फाइल जब डाउनलोड करने के लिए जाएंगे हम उस पोर्टल से, वहां से, तो वहां पर हमको क्या पूछेगा, डेट। पहले तो पूछेगा CSI फाइल किसका, तो हम बोलेंगे हमारी कंपनी का। तो उसको कैसे पता हमारा कंपनी कौन सा, तो कंपनी नाम से तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि TDS किस बेस पे काम करता है, मैंने आपको बताया, डिडक्टर 10 पे, डिडक्टर के 10 पे। पैसा जो कट के जमा होता है सामने वाले का, वो किस पे, वो पैन पे, डिडक्टी के पैन पे, परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो CSI फाइल को कैसे पता चलेगा कि हमारा चालान स्टेटस चाहिए 10 से, तो पहले 10 नंबर डालेंगे, वहां पर क्या डालेंगे, 10 नंबर डालेंगे, 10 नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP पूछेगा, कोई भी मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर जरूरत नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, हो जाएगा, OTP आएगा, डाल दीजिए। जब आपका 10 से जाएंगे तो फिर पूछेगा पीरियड, किस टाइम से किस टाइम तक। तो आप बोलो कि फर्स्ट क्वार्टर का जितना भी चालान का पेमेंट हुआ था, Q1 का जितना भी चालान पेमेंट हुआ था, वो किस टाइम से किस टाइम किया था आपने। तो ऐसा तो नहीं कि पहले वाला चालान से एडजस्ट कर रहे हैं तो पहले वाला का डाल दीजिए। मान लीजिए कि क्वार्टर 1 में चालान आप करना चाहते हैं, लास्ट ईयर का क्वार्टर 4 का चालान कुछ बचा हुआ है ना, तो आप क्वार्टर 4 के डेट से चूज कर लीजिए कि लास्ट, ऐसा है ना कि मान लीजिए कि 15,000 का पेमेंट होना है Q1 में, जिसे 5,000 पिछला बैलेंस दिख रहा है आपके पास, पिछला बैलेंस 5,000, तो हम कितना कराएंगे, 15,000 करा देंगे, नहीं 10,000 ही कराएंगे। हाँ, पिछला 2 साल का नहीं करा सकते हैं, याद रखिएगा। TDS जो है ना सिर्फ 2 साल का ही चालान का स्टेटस देती है, उससे पीछे नहीं देती है। वो भी 2 साल कौन सा, जिस एक करंट ईयर, एक जो पिछला ईयर का भी रिटर्न फाइलिंग आप रिवाइज कर सकते हो उसका। जब तक वो रिवाइज करने का ऑप्शन देगी तब तक ही चालान दिखता रहेगा, उसके बाद तो भैया ना दिखेगा, वो बोलेगा तुम्हारा लॉस, तुम जान दो, हम तो बंद कर दिए पोर्टल वहां से। तो पिछला क्वार्टर का होगा ना, हम 5,000 वो है, 10,000 इस महीने का इसका चुकाएंगे, Q1 का तो 10,000 चुकाएंगे। तो अब जब हम CSI डाउनलोड करेंगे तो हमको इस चालान का जो इस क्वार्टर का जो चालान पेमेंट किए होंगे डेट, वो डेट चाहिए होगा हमें। तो हम जब भी सिलेक्ट करने लगेंगे डेट, तो इसका भी डेट सिलेक्ट कर लेंगे, और जहां तक हमने इसका पेमेंट किया उस डेट तक, समझ रहे हैं, यानी वहां से यहां तक। ये सिर्फ क्वार्टर 1 का ही किए हैं, तो क्वार्टर 1 का डेट सिलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट से हमने चालान पेमेंट करना शुरू किया और किस डेट को लास्ट पेमेंट किया था। Q1 के चालान का पहला डेट और Q1 के चालान का सबसे आखिरी डेट कौन सा था, वहां से लेकर यहां तक एडजस्टमेंट करना है तो पिछला वाला का डेट उठाएंगे, ठीक है, वो करेंगे और CSI फाइल को डाउनलोड करके रख लेंगे। तो आपके फोल्डर में अब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपके फोल्डर में, Q1 का चाहिए, फिर वो जो डेट होता है वो, हाँ
और उसमें से चालान जो डाउनलोड ECSR में जो चालान डाउनलोड देखिए, करेंगे सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? डिडक्टर का डिटेल्स। डिडक्टर का डिटेल्स। डिडक्टर डिटेल्स मतलब जो मैंने आपको पहले बता दिया स्टार्टिंग में। दूसरा क्या चाहिए होगा? डिडक्टिव डिटेल्स, है ना? डिडक्टिव डिटेल्स क्या चाहिए? एंड अमाउंट भी तो चाहिए कि डिडक्टिव का पूरा डिटेल और उसका अमाउंट कि कितना कितना में टीडीएस क्या कटा था, कौन सा सेक्शन था, क्या था, है कि नहीं? उसके बाद क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा चालान डिटेल्स, क्योंकि चालान डिटेल्स, ठीक है। फिर क्या चाहिए होगा हमें? CSI फाइल, ठीक है। इतना चीज चाहिए होगा। अब क्या करना है कि जब हमारे पास ये 4 चीज कम से कम हो पूरे एकदम अपडेट, अब हम क्या करेंगे? अब जाएंगे हम प्रोटीन टीन वाले फाइल पोर्टल पे। किस पे जाएंगे? प्रोटीन टीन वाले वेबसाइट पे जाएंगे। टीन वेबसाइट पहले क्या था? NSDL टीन के नाम से था, तो वहां पे सारा चीज मिलता। अब ये चेंज होकर किस पे आ गया है? प्रोटीन के नाम पे। अगर ऐसे सर्च करेंगे तो नहीं मिलता रहता है। हम लोग भी ट्राई किया, कई बार नहीं मिलता है। इसको और फिर ऑनलाइन करेंगे, नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे सिर्फ TDS RPU डाउनलोड। RPU डाउनलोड। RPU मतलब क्या होता है? RP का मतलब क्या था? R मतलब होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। P मतलब रिपेरेशन और U मतलब यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या? जो जिस सॉफ्टवेयर की तरह हुआ ना, एक पूरा ये सॉफ्टवेयर की तरह आप करेंगे। तो अब क्या करना है कि RPU डाउनलोड करना है हमें। क्या करना है? RPU डाउनलोड करना है। जब हम RPU डाउनलोड कर लेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा हमारा, तो हमारे डाउनलोड से पहले क्या चीज जानना जरूरी होता है कि डाउनलोड कर रहे हैं उसको जैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे पहले क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा कि अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे। किस में जाएंगे? फाइल मैनेजर, यानी दिस पीसी। किस में? दिस पीसी में। और सबसे पहले ये चेक करेंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर जाएंगे प्रॉपर्टीज में। किसमें? प्रॉपर्टीज में। और यहाँ प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये 64 बिट का है सिस्टम या 32 बिट का। ये चेक करना एकदम जरूरी है। ये चेक करना जरूरी है। ये हम चेक कर लेंगे। अगर पता चला कि 64 बिट है तो सबसे पहले 64 बिट हम डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? जावा जो होता है इसका, जावा 64 बिट डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? 64 बिट। अगर 32 बिट हो तो 32 बिट ये डाउनलोड करना जरूरी है। अगर उसके बाद RPU काम नहीं कर रहा है ना आपका, तो आप सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए। सिस्टम को क्या कर दीजिए? रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करेंगे तो RPU काम करने लगा। अब RPU कैसे काम करेगा? अब जैसे RPU अभी क्या है? अभी जो RPU है वो है हमारा 4.8 है। RPU कौन सा RPU है? 4.8। 4.8 जो RPU होगा वो जीप में होगा। तो जीप को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? जीप को एक्सट्रैक्ट यानी फाइल बाहर करेगा। ऐसा नहीं कि जीप पे डबल क्लिक मार के खोल लेंगे। जैसे पंकज जी क्या करते थे, जीप को एक 2 बार क्लिक करके खोल लेते थे, मैंने देखा है इनको। तो जीप को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना है। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो फाइलों पे फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। और फोल्डर में जैसे ही आप जाएंगे तो जैसे RPU 4.8 है ना, सेम इसी नाम से सेम एकदम नाम एकदम ऐसे ही होगा पूरा। उसमें कई सारे फाइल होंगे उस फोल्डर के अंदर में, कई सारे मतलब 10-15 फाइल, लेकिन आपको सेम यही नाम ढूंढना है उसमें कि कौन सा फाइल है। जो फाइल होगा उस पर डबल क्लिक मारना है। क्या करना है? उस पर डबल क्लिक। तो वो जो फाइल होगा उसको बोलते हैं जार फाइल। कौन सा फाइल बोलते हैं? जो जार फाइल होगा, इस फोल्डर के अंदर होगा जार फाइल। कौन सा? जार फाइल। ये फाइल होगा। इसी फाइल पे डबल क्लिक मारना है तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा RPU। ये हम सिर्फ ऑफलाइन की बात बता रहे हैं, ऑनलाइन की नहीं। ऑनलाइन में प्रोसीजर सेम रहेगा, ऑनलाइन का भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए बता रहे हैं हम? 26Q अदर देन सैलरी वाले के लिए, ठीक है। तो ये RPU। अब जैसे RPU डबल क्लिक करेंगे तो वो पूछता है फिर कौन सा फॉर्म, 24Q की 26Q, वो पूछता है। इनको मैंने दिखाया, पूछता है वो, तो पूछता है 26Q। हम सिलेक्ट करेंगे 26Q। अब पूछेगा वो फिर कौन सा क्वार्टर बताइए, तो हमें बताना पड़ेगा कि Q1, Q2, Q3। अब जिसका टाइम चल रहा हो उसका वाला आपको क्वार्टर करना पड़ेगा। अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन, अगर आप लेट कर रहे हैं, हाँ याद रखिएगा कि जैसे क्वार्टर अप्रैल मई जून, इसका लास्ट डेट क्या था फाइल करने का? 7 जुलाई होना चाहिए, 31 जुलाई था। हालांकि इसका डेट बढ़ गया था
इसलिए कोई, हाँ ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर उसका क्या था लास्ट, 31 अक्टूबर, ठीक है। अप्रैल मई जून का बढ़ गया था इस बार, लेकिन लास्ट होता है 31 जुलाई, 1 महीने का टाइम लगता है। और 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो पर डे हिसाब से 200 रुपया लगेगा लेट फी, पर डे 200 रुपया लेट फी लगेगा आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए। समझ रहे हैं ये चीज? तो आपको 200 रुपये उसके लिए लेट फी लगेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है हमेशा कि ड्यू डेट से पहले ही आप उसे फाइल कर दें, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे तो पूछेगा कि कौन सा क्वार्टर, आपको पूछता है, वहां पे लिखा रहता है क्वार्टर करके, क्वार्टर आपको सिलेक्ट करना है कि क्वार्टर 1 तो 1, क्वार्टर 2 तो 2, ठीक है। फिर पूछेगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो पूछेगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर का, तो फाइनेंशियल ईयर बताना पड़ेगा उसको हमको, इस फाइनेंशियल ईयर का। जैसे ही करेंगे क्लिक, तब पूछेगा डिडक्टर का पूरा डिटेल, पूरा डिडक्टर का डिटेल भरेंगे। अब डिडक्टर का डिटेल भरते टाइम में क्या ध्यान रखना है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन का भी ध्यान रखना है, उसका पैन भी, क्योंकि मैंने डिडक्टर में ही बता दिया था, तो वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी उसमें फिल करना होगा। फिर उसके बाद डिडक्टी का डिटेल फिल करना होगा। डिडक्टी डिटेल फिल करने से पहले आपको चालान डिटेल मांग लेता है वो, क्योंकि चालान से डिडक्टी को एडजस्ट करता है कि किस चालान में कौन सा डिडक्टी का अमाउंट हमने सेटअप किया है। मान लेते हैं कोई 5,000 का चालान था, तो उसमें 2 लोगों का हमने सेटिंग किया हो, वो कहाँ मिलेगा हमको, हमने एक्सेल बनाया होगा ना इसका तो एक्सेल बनाया होगा ना पूरा, उस एक्सेल में हम देख लेंगे कि ये चालान का एडजस्टमेंट किस किस डिडक्टी से हुआ है, वहां से देख लेंगे, तो हम उससे कर लेंगे। जब हमारा पूरा फिल हो जाएगा तो फिर CSI फॉर्म फाइल बनेगा। CSI ही तो बताएगा कि आप चालान गलत डाल रहे हैं कि सही, या आपने हाथ से टाइप कर दिया खुद से कुछ। जैसे ही CSI अपलोड करेंगे बोलेगा ना ये चालान गलत डाला है, इसको हटाओ, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, वो सीधे बोल देगा नोट मैच्ड, चालान डिटेल्स आ रहा होगा, ठीक है। तो वो मैच करना है, तो जब मैच हो जाता है तो बोलते हैं मैच चालान, नहीं मैच होता है तो नहीं बोलते, ठीक है। तो चालान पेमेंट करते ही वो ना यहाँ पे पहुंच जाता है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहुंच जाता है कि ये पेमेंट हुआ है, इसलिए इसके थ्रू इसमें आ जाता है पूरा उसका चालान डिटेल, और इससे ये वेरीफाई कर लेता है कि चालान डिटेल्स आपका गलत था या सही था, ठीक है। तो जावा डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे हम जब भी करेंगे तो, और प्रोटीन टीम पे जाके RQ डाउनलोड करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, TDS का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जब आपका सब कुछ ये हो जाएगा तो आपसे पूछेगा, ये ब्राउज करने के लिए बोलता है, जब ये CSI करेंगे उसी टाइम में पूछता है, ये पूछेगा आपको कि बताइए कि आप अपना फाइल कहाँ रखेंगे जब बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं FVU फाइल। कौन सा फाइल, FVU। ये FVU फाइल बनना होता है, ये बनेगा ना तभी जाके आप कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग। तो FVU फाइल चाहिए होता है, अगर FVU फाइल बन गया तो ठीक है। इसके साथ एक एरर फाइल भी बनता है, क्या बनता है, एरर फाइल। अगर कोई गलती होगा तो एरर फाइल भी हो, तो पूछेगा कि एरर फाइल को कहाँ रखेंगे। हर किसी का ना एक ऐसे करके टैब बना होता है, ऐसे करके यहाँ ब्राउज करके कि किस फोल्डर में ले जाकर आप इसको रखना चाहते हैं। एरर फाइल बनेगा तो उसको किस फोल्डर में आप रखेंगे। फिर बोलेगा CSI फाइल जो होगा वो कहाँ है आपका, तो वो चूज करने के लिए देगा यहाँ से। फिर बोलेगा कंसोलिडेटेड फाइल होता है, उसको कहाँ लेकर जाकर रखेंगे, तो उसके लिए भी आपको एक रहता है कि कहाँ रखेंगे, वो चूज करने का कि भैया ये रहा हमारे यहाँ पे फाइल रखते हैं। तो ऐप जो अपने जगह पे पहुंच जाएगा जो हम बताएंगे उसको, एरर फाइल अपने जगह पे पहुंच जाएगा जो हम बताएंगे, CSI फाइल जहां होगा वहां से अपलोड कर देंगे, कंसोलिडेटेड फाइल जहां पे होगा वहां पे हम रख देंगे जाके, ठीक है, जहां भी होगा। तो ये 4 तरह का फाइल हमसे पूछेगा इस तरह का। तो FVU फाइल जैसे अगर नहीं ये नहीं, कभी नहीं बनता है, कब नहीं बनता है, जब एरर जनरेट हो जाता है तो फोल्डर में तो जाएगा, लेकिन उसके ना जो एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन को बोलते हैं। जैसे वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक्स होता है, उसमें लिखा रहता है डॉक्स ऐसे। एक्सेल में क्या होता है, .xls, पहले तो XLS ये होता है कि नहीं। ऐसे ही आपका FVU लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, FVU। जैसे जार अभी नहीं दिख रहे थे हम लोग, जार होता है ना, वैसे ही FVU। अगर ये .FVU लिखा हुआ आ गया तो फाइल बन गया, और साथ में एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आ गया तो एरर प्रॉपर लिखा होता है कि कौन सा कॉलम में कितना नंबर में आपका क्या है, ठीक है। तो एरर में, अगर एरर नहीं आया तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। और जैसे ये FVU फाइल बना, उसके साथ एक और फॉर्म बनाएगा। उस फॉर्म का क्या नाम है, 27A। 27A, ये 27A फॉर्म जनरेट करता है, ठीक है, जिसमें चालान का टोटल अमाउंट लिखा होता है कि कितना अमाउंट चालान है उसमें, ठीक है। और FVU फाइल, इस 2 फाइल हमारे लिए मैंडेटरी है, ये 2 फाइल हमारे लिए जरूरी है, कंपलसरी चीज है। अगर हमारे पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है, अगर हमारे पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है
तो हम क्या करेंगे, इसे कहाँ भेजेंगे, NSDL सेंटर, और वहां बोलेंगे कि भैया इसे फाइल कर दो। उसके लिए 60 रुपया लगता है, वो लेकर फाइल कर देगा। अगर हमारे पास लॉगिन है, इस ऐप व्यू को हम क्या करेंगे, जीप फाइल में ले जाएंगे। कहाँ क्या करेंगे, जीप फाइल में बनाएंगे, यानी राइट क्लिक सेंड टू जीप फाइल, माउस से राइट क्लिक सेंड टू जीप फाइल, ये जीप फाइल में जाएगा। फिर जाएंगे हम इनकम टैक्स पे, कहाँ जाएंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे। अब वहां 10 से लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स का पोर्टल बहुत चीजों से लॉगिन होता है, 10 से भी लॉगिन होता है, पैन से भी लॉगिन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के आईडी से भी लॉगिन होता है। तो हम 10 से करें, तो टीडीएस का काम है तो 10 से लॉगिन करेंगे, 10 से लॉगिन करेंगे। अब वहां अपना हम चूज कर लेंगे, वहां होता है रिटर्न फाइलिंग का होता है, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग वाला में जाएंगे, जो सा स्टेटमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा वो चूज करेंगे। उस फाइनेंशियल ईयर में जाके फिर जहां ये पूछेगा कि कौन सा क्वार्टर का, जो कौन सा फाइल 26 की या 24 की, सेम पूछता है, वहां भी सारा चीज बताएंगे। जिस क्वार्टर का होगा, जो फाइल होगा 26 क्यू है 26 क्यू, और इस जीप फाइल को वहां पे अपलोड करने के लिए जगह देंगे, वहां अपलोड कर देंगे और रिटर्न सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो 2 ऑप्शन, डीएससी से भी फाइल कर सकते हैं और ओटीपी से भी कर सकते हैं इसको फाइल। तो हमारे पास अगर लॉगिन आईडी है तो हम 10 से लॉगिन करके फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज कहाँ भेजेंगे हम इसको, NSDL में भेजेंगे, ये मेल के थ्रू भेजेंगे या अपने पेन ड्राइव में लेंगे और लेके चले जाएंगे और उससे करेंगे। और उससे जो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी रिटर्न फाइल करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, और ये हम NSDL के थ्रू भी करेंगे तो भी हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट से हम क्या करेंगे, आईडी बनाएंगे। फिर किसका आईडी बनाएंगे, ट्रेसेस का। अगर हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं है और पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पहली बार आप नहीं कर सकते अपने से, आप सिर्फ फाइल बना सकते हैं। और फाइल बना क्या कर सकते हैं, NSDL भेजेंगे। सिर्फ पहली बार में क्या करेंगे, फाइल बना सकते हैं हम, सिर्फ पहली बार में फाइल बना सकते हैं। फाइल बना के NSDL भेजेंगे, NSDL वाले हमें एक्नॉलेजमेंट देंगे। उस एक्नॉलेजमेंट से हम क्या करेंगे, अपना एक आईडी बनाएंगे ट्रेसेस पे जाके, जिसमें हमें डिडक्टिंग का डिटेल्स पूछेगा कि डिडक्टिंग अमाउंट कितना था, पैन क्या था, ठीक है। और हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछेगा, टैन नंबर पूछेगा। फिर प्रोसीड करेंगे, क्लिक करते ही वो हमसे बोलेगा लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाइए आप। वो भी हम लाइव बनवा के दिखाएंगे आप लोगों को, है मेरे पास, हम बनाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये सारा चीज करना पड़ता है। फिर ट्रेसेस में जाके होम पेज पे जाएंगे, वहां पर होता है इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन एट इनकम टैक्स, वहां क्लिक करेंगे तब इनकम टैक्स में जाके हमारा रजिस्टर होगा। ऐसे ही आप चाहेंगे क्या, पहले इनकम टैक्स में लॉगिन नहीं, पहले पहली बार है तो पहले ट्रेसेस में लॉगिन बनाइए, ट्रेसेस में रजिस्टर्ड एट इनकम टैक्स पे क्लिक कीजिए। जब लॉगिन बन जाएगा तो फिर जाइए इनकम टैक्स वाले पोर्टल पे, वहां 10 से लॉगिन फिर बनाइए। अगर डायरेक्ट जाएंगे तो बार बार बोलेगा कि जाओ भैया ट्रेसेस पे जाओ, वहां करो, ट्रेसेस पे जाओ, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा क्या करना है वहां पे। और एक होता है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है ना, उस पर भी अप्रूवल के लिए जाता है, तो वहां भी अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज को हम लाइव देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिलहाल थ्योरी के लिए इतना था, इससे ज्यादा थ्योरी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये काफी है, ठीक है।